स्वयं टिकट केमिस्ट्री 2024 में आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ केमिकल बॉन्डिंग और ये फर्स्ट ईयर के लास्ट चैप्टर होता है सीक्वेंस पीएमडीसी सिलेबस के अकॉर्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग और जो सबसे ज़्यादा जो बड़ा सिलेबस है वो इसी चैप्टर का है, तो केमिकल बॉन्डिंग का, जिसमें सबसे ज़्यादा टॉपिक्स हैं। तो अच्छा, इसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जो कि सिलेबस के अंदर मौजूद है, जैसे एटॉमिक रेडियस है, आयनाइजेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो ये सब चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है। तो वो दोबारा से केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में उन्होंने टॉपिक्स के अंदर डाल दिए, तो मैंने वो सब टॉपिक्स हटा दिए। तो मैंने सिंप्लीफाइड जो है वो 6 टॉपिक्स निकाले जो हमें डिस्कस करना है असल में। तो वरना वो देख करना, चूँकि उसमें एक जैसे टॉपिक मिक्स भी हो रहे होते हैं, एक ही टॉपिक को 2 से 3 बार भी लिखा होता है समटाइम अलग अलग अंदाज में। तो सिलेबस को अगर हम उसको ओवरऑल देखें तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ये 6 टॉपिक्स हमें पढ़ने होते हैं। केमिकल बॉन्ड के टाइप्स क्या होते हैं, डायपोल मूवमेंट किसे कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी क्या चीज़ है, सिग्मा पाई बॉन्ड क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ना है, और वेस्पर थ्योरी से शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल किससे डिटरमाइन करते हैं। मेन ये 6 बातें। अब ये है कि ये सारे बड़े टॉपिक्स हैं, इनमें जो छोटा टॉपिक कोई भी नहीं है। तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्ड कितनी तरह के हैं। अब इसके अंदर हमारे पास आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, सारे टॉपिक इसके अंदर आना शुरू हो जाएंगे। फिर नो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, सब चीज़ इसके अंदर ही आएगी। तो ये टाइप्स के अंदर ही सब टॉपिक बहुत सारे खुलते रहते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड किससे कहा जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सी दिस। तो हाउ कैन वी डिफाइन ए केमिकल बॉन्ड? तो केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं? क्या डिफिनीशन है केमिकल बॉन्ड की? तो असल में केमिकल बॉन्ड क्या है? इट इज़ एक्चुअली द फोर्स। केमिकल बॉन्ड एक फोर्स है जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को साथ में जोड़ कर रखती है, एक साथ रखती है। तो केमिकल बॉन्ड की सिंपल डेफिनेशन तो यही होगी कि इट इज़ अ फोर्स विच होल्ड्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टुगेदर। तो केमिकल बॉन्ड असल में एक फोर्स है, एक कुव्वत है, एक ताकत है, जो क्या करती है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स को साथ में बांध कर रखती है, जोड़ कर रखती है, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन अगर हम ये राइज करें कि वाई एटम्स मेक बॉन्ड, वाई एटम्स मेक बॉन्ड, कि एटम आखिरकार बॉन्ड बनाते ही क्यों हैं, तो उसका क्या जवाब होगा? वैलेंस शेल कम, सही कह रहे हैं, वैलेंस शेल की कंप्लीशन के लिए कम। तो वाई एटम्स मेक बॉन्ड, एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं? तो सबसे मेन वजह एटम के बॉन्ड बनाने की है टू अक्वायर स्टेबिलिटी, ताकि वो अक्वायर कर लें, हासिल कर लें स्टेबिलिटी को। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो जो है वो एटम वो बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और स्टेबिलिटी कैसे गेन होती है? बाय लोअरिंग देयर एनर्जी, बाय लोअरिंग देयर एनर्जी। जब भी कोई, मैंने आपको बताया था, जब भी कोई रिएक्टेंट एनर्जी को लॉस करता है, जब भी कोई एटम एनर्जी को लॉस करता है तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ये अपनी एनर्जी को रिलीज़ करके स्टेबिलिटी गेन करते हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा जाहिर सी बात ऑक्टेट भी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो टू कंप्लीट द आउटर मोस्ट शेल, तो एक एटम इसलिए भी बॉन्ड बनाता है ताकि वो अपने आउटर मोस्ट शेल को, जो वैलेंस शेल कहलाता है, मतलब आउटर मोस्ट शेल को या वैलेंस शेल को क्या कर ले, वो कंप्लीट कर ले, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, या हाइड्रोजन के केस में डुप्लेट कंप्लीट कर ले। तो ये हमारे पास कहलाता है, दिस इज कॉल्ड, दैट्स व्हाई एटम मेक्स बॉन्ड, ठीक है। तो ये तो एक बहुत बेसिक बात मैंने आपको बताई, ये 9th क्लास के लेवल की बात है कि एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है। एप्टीट्यूड में तो हम इससे काफ़ी आगे की चीज़ डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स क्या होते हैं केमिकल बॉन्ड की, कितने टाइप्स के केमिकल बॉन्ड होते हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, अब अगर यहाँ बिल्कुल इन डिटेल अगर मैं इसको बताऊँ ना एकदम डीप में जाकर, तो केमिकल बॉन्ड के बेसिक असल में 2 टाइप्स हमारे पास होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, ठीक है। केमिकल बॉन्ड 2 टाइप्स के हैं। एक हमारे पास कहलाता है, वन इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी बॉन्ड, जबकि दूसरा हमारे पास जो है वो दूसरा कहलाता है, दिस इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी बॉन्ड। तो प्राइमरी बॉन्ड और सेकेंडरी बॉन्ड ये 2 टाइप्स हमारे पास होते हैं केमिकल बॉन्ड के।
अब इसी प्राइमरी बॉन्ड को हम लोग एक और नाम देते हैं, ठीक है। एक तो प्राइमरी बॉन्ड हमारे पास होता है, एक सेकेंडरी बॉन्ड। इसी प्राइमरी बॉन्ड को हम लोग जो है बेटा वो कहते हैं, इसी प्राइमरी बॉन्ड को कहा जाता है इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड। ये बातें मैंने आपको इससे पहले भी बताई हुई है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड। और सेकेंडरी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज इंटरमोलिकुलर बॉन्ड। ये बहुत बेसिक बात है, इनको जहन में रखिए। और इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, दिस इज़ कॉल्ड वैन डर वाल फोर्सेस, ठीक है। तो वैन डर वाल फोर्सेस भी कहते हैं सेकेंडरी बॉन्ड्स को। अब फ़र्क क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी बॉन्ड में, एक बेसिक सा फ़र्क है। प्राइमरी बॉन्ड क्या करता है, ये एक एटम को दूसरे एटम से कंबाइन करता है। इट इज़ द फोर्स विच होल्ड्स टू एटम्स टुगेदर, ठीक है। ये एटम्स को साथ में जोड़ता है। जैसे कि ये अगर हमने जैसे ये एक एटम बनाया और ये दूसरा एटम बनाया, ठीक है। देयर आर टू एटम्स, एटम 1 एटम 2। और अब ये अगर किसी एक बॉन्ड से जुड़ जा रहे हैं, तो ये जो बॉन्ड हमारे पास कहलाएगा, दिस इज़ कॉल्ड प्राइमरी बॉन्ड। और उससे क्या होगा, एक मॉलिक्यूल हमारे पास इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये प्राइमरी बॉन्ड है। सेकेंडरी बॉन्ड क्या होता है, जो एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से कनेक्ट करता है ना भाई। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक मॉलिक्यूल में बना लूँ, यहाँ एक मॉलिक्यूल में बना लूँ, यहाँ। अब देखिए ये प्राइमरी बॉन्ड है, सही है ना भाई। ये दिस इज़ अ प्राइमरी बॉन्ड और इंट्रामोलिकुलर फोर्स बिटवीन द टू एटम्स, ठीक है। अब देखो ये एक मॉलिक्यूल बना ना, ये दो एटम से मिलकर हमारे पास ये एक हमारे पास मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स हैं, दिस मॉलिक्यूल 1 एंड दिस इज मॉलिक्यूल 2। अब अगर ये आपस में इंटरेक्शन करेंगे, जब ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ेगा, तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी बॉन्ड और इंटरमोलिकुलर बॉन्ड, ठीक है। तो एक बेसिक और एक बड़ा वाइड डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी बॉन्ड में, जो कोई भी बच्चा समझ सकता है बड़े आराम से कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर लिखा हुआ थोड़ा सा मुश्किल तरह से होता है बुक्स में, तो हम समझ नहीं पाते हैं। बट बात तो बड़ी इतनी सी होती है कि प्राइमरी और सेकेंडरी बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। अब सेकेंडरी बॉन्ड्स को हम नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि सेकेंडरी बॉन्ड्स का पूरा एक डिटेल टॉपिक हमने जो है वो लिक्विड्स वाले चैप्टर में पढ़ रखा है ना भाई। तो वहाँ पर मैंने आपको जो सारी इसके टाइप्स होती हैं, इस लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये सब चीज़ें हमने बड़ी डिटेल में MCQs वगैरह के साथ स्टडी कर ली हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी बॉन्ड पे तो दोबारा से हम टाइम वेस्ट नहीं करने वाले अपना। अब जो बच्चे लेक्चर सभी देख रहे होते हैं, तो वो जाके लिक्विड वाला लेक्चर देख लेंगे, तो उन्हें वैसे भी दिख जाएगा वहाँ पे सारा रिकॉर्ड हुआ हुआ ये सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी और मैं लेक्चर भी बता रहा हूँ, लिक्विड वाले चैप्टर में आपको मिलेगा जी, ठीक है। तो आप इजीली वहाँ पर देख सकते हैं अगर आपकी क्लास मिस हुई है कोई तो। अब आते हैं प्राइमरी बॉन्ड या इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड जिसको हम कहते हैं। अब इसके अंदर प्राइमरी बॉन्ड या इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड के अंदर, इसके अंदर हमारे पास जो है फर्दर 3 टाइप्स इसके अंदर आती हैं। देयर आर 3 टाइप्स। अब इसके अंदर भी हमारे पास 1 2 3 टाइप्स आएंगी। एक फर्स्ट टाइप हमारे पास उसके क्या कहलाएगी, दिस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। दूसरी जो हम लोग उसमें पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। एंड द थर्ड वन जो हम पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड यस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि हमें इन तीनों बॉन्ड को एक एक करके पढ़ना है, मतलब आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को 1 by 1 वी हैव टू स्टडी इट, ठीक है। बस समझ में आ गया यहाँ तक। तो असल में जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, वो प्राइमरी बॉन्ड्स को पढ़ना है, ना कि सेकेंडरी बॉन्ड्स। चूँकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑलरेडी हम लोग लिक्विड पोर्शन में PMDC सिलेबस के अंदर स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। सो अब हम डिस्कस करते हैं बेटा, दिस इज आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि आयनिक बॉन्ड किसे कहा जाता है। तो आयनिक बॉन्ड, अब इसको समझते हैं तमाम डिटेल्स इनकी। तो आयनिक बॉन्ड जो है ना, आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं इसको हम, इसी को हम लोग एक और नाम भी कहते हैं, इसको आयनिक बॉन्ड कह सकते हैं, या यस इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो एक ही बात है, आयनिक बॉन्ड कह लें कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कह लें। अब इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स याद रखिएगा। सबसे पहले तो इसका जो डिस्कवरर था, इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, W. कोसेल। विलियम कोसेल नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, W. कोसेल ने। इसके बाद आयनिक बॉन्ड के बारे में दूसरी बात क्या याद रखनी है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है ये, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स है, वो आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कोई भी नहीं है तमाम बॉन्ड्स में से, ठीक है। उसके बाद अगली बात कि आयनिक बॉन्ड बनता किनके बीच में है, तो ये जो है ना वो ज़्यादातर मोस्टली मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, ठीक है। तो ये हमें मोस्टली बनता है मेटल प्लस नॉन मेटल,
बट ऐसा ज़रूरी नहीं है हमेशा, ठीक है। तो ये मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि 99% केस पे ऐसा हो सकता है, लेकिन 1% केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें मेटल मौजूद ना हो लेकिन आयनिक बॉन्ड हो। तो असल में आयनिक बॉन्ड जो बनता है ना, वो दो चीज़ों के बीच में, जिस दो चीज़ के बीच में बनता है वो क्या है, कैटाइन और एनाइन, ठीक है। यस बिल्कुल, ये जो बॉन्ड है ये बनता है कैटाइन और एनाइन की मदद से, कैटाइन और एनाइन के मिलने से बनता है। कैटाइन मीन्स पॉजिटिव आयन, एनाइन मीन्स नेगेटिव आयन, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड असल में है क्या, ये कैटाइन और एनाइन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ही है। जो कैटाइन का चार्ज हम जानते हैं पॉजिटिव होता है, एनाइन का नेगेटिव होता है, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है भाई, दिस इज़ एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अ कैटाइन एंड एनाइन। कैटाइन और एनाइन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है, ठीक है। असल में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की अट्रैक्शन है। तो ये हमारे पास इससे आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, इसमें मेटल और नॉन मेटल से बनता है, तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, नॉन मेटल हमेशा गेन करता है, ठीक है। तो और इसके अलावा एक और बात, ये बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है। सॉरी, उल्टा बोल दिया, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है। यस बिल्कुल। तो कैसे बनता है, फॉर्म्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू नॉन मेटल। जब भी मेटल नॉन मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करता है तब जाकर क्या होता है, ये बॉन्ड हमारे पास बनता है, ठीक है। ये मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स पहले मैंने आपको इसके बारे में बताए, आयनिक बॉन्ड के बारे में, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। आइंस होते हैं इसके अंदर, दैट्स व्हाई आयनिक बॉन्ड इसको कहा जाता है, कैटाइंस एंड आइंस होते हैं, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब इसके अंदर हम कुछ कंडीशंस भी देखते हैं कि क्या कंडीशंस होती हैं इसकी फॉर्मेशन की। कंडीशंस देखो, आयनिक बॉन्ड कब फॉर्म होता है, जब दो एलिमेंट्स मौजूद हों, एक मेटल हो एक नॉन मेटल हो, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या होती है कि मेटल्स जो है ना, उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है ना वो लो होनी चाहिए, ताकि आराम से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकें, ठीक है। तो मेटल्स, कंडीशन 1 क्या है कि मेटल्स हों जिनकी हैविंग लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल लो हो, ताकि वो आराम से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकें। और दूसरा जो हमारे पास नॉन मेटल्स होने चाहिए, नॉन मेटल्स होनी चाहिए, उनमें क्या होना चाहिए, हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उनकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी तो ज़्यादा एनर्जी को लॉस करेंगे और इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करेंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा, मैंने भी बताया आपको, उतनी ज़्यादा जो है वो स्टेबिलिटी गेन होगी। इस वजह से मेटल का आईपी लो होना और नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हाई होना ज़रूरी है। और एक और बात याद रख लें कि तीसरी चीज़ की डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन बॉन्डेड एटम्स, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1.7। तो जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए दो बॉन्डेड एटम्स के बीच में, वो 1.7 से ज़्यादा होना चाहिए। 1.7 से कम होगा तो सूरत में आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी। जैसे कि अगर हम NaCl की बात कर लें, NaCl की बात कर लें तो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 0.9 होती है ना, और क्लोरीन की कितनी होती है, याद करेंगे तो 3.5, ठीक है। तो 3.5 में से जब 0.9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3.5 में से माइनस 0.9, 2.6 आएगा ना, 2.6। अब 2.6 जो आ रहा है आप देख सकते हैं, इट इज़ ग्रेटर देन 1.7। तो ये जो बॉन्ड होगा NaCl के बीच में वो हमारा आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इसके बाद एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स ऐसे जो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो जब भी एक मेटल एक नॉन मेटल से आप मिलाएंगे तो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन ही होगी। अब कोई भी मेटल आप ले लेते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर हम सोडियम ले लें, लिथियम ले लें, तो लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, ये सारे आयनिक बॉन्ड होंगे ना भाई। इसी तरह ब्रोमाइड से भी बना सकते हैं, जिस तरह लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम क्लोराइड, इसी तरह से सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, रुबिडियम ब्रोमाइड, इसी तरह से सीजियम ब्रोमाइड, इसी तरह से आयोडीन से बना सकते हैं,
लिथियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, रुबिडियम आयोडाइड और सीजियम आयोडाइड ETC। मतलब कि इसके अंदर आप चाहें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप इसके अंदर डाल सकते हैं। मैंने आपको क्या लॉजिक अभी बता दी कि जब भी हमारे पास मेटल और नॉन मेटल इन दोनों चीज़ों के बीच में होती है इंटरेक्शन, तो उस सूरत में हमारा बॉन्ड आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो बाकी बात अब इसमें अगर हम किसी एक एग्जाम्पल में देख लें किस तरह से एनर्जी चेंजेस क्या एनर्जेटिक्स क्या इन्वॉल्व होती हैं आयनिक बॉन्ड के अंदर, तो NaCl की एनर्जेटिक्स जो है वो हमारे पास फेमस होती है काफ़ी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ NaCl, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, कि NaCl का जो बॉन्ड बनता है सोडियम क्लोराइड का, तो उसमें क्या होता है, कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं ना भाई। सबसे पहला हमारे पास होता है कैटाइन की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन। तो सबसे पहले हमारे पास होगा फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन या फॉर्मेशन ऑफ Na+। अब Na+ कैसे बनता है, सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जानते हैं ये बात, बहुत आसान बात है। तो सोडियम यहाँ पर क्या करेगा, सोडियम को जब हम हीट एनर्जी देंगे तो हीट एनर्जी को देने से क्या होगा, वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके Na+ बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, और डेल्टा E यहाँ पर डेल्टा H जो चेंज इन एंथैल्पी यहाँ पर आएगा, तो वो हमारे पास किस में आएगा भाई, हमारे पास ये बस ये याद रखना है कि पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि हीट एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, तब जाकर क्या होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है सोडियम को वो निकलेगा। अब कितनी एनर्जी देनी है उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर एक आइटम को डिफरेंट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। आप कितने का याद रखेंगे आप, आसान सी बात। तो फॉर्मेशन ऑफ Na+ हो गया। इसी तरह से इसके बाद फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ Cl- आइन, मतलब जो एनाइन बनेगा हमारे पास क्लोराइड आइन की फॉर्मेशन होगी। अब वो Cl- कैसे बनेगा कि जो Cl है ना, आपको पता है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, नॉन मेटल है तो ये हमारे पास Cl- बन जाएगा और हीट एनर्जी लिबरेट हो जाएगी। तो डेल्टा H जो इस प्रोसेस का आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना इससे रिलीज़ होगी। ये 2 स्टेप हो गए, तो कैटाइन और एनाइन की फॉर्मेशन हो गई, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जनरेट हो गए फर्स्ट और सेकंड स्टेप में साइमल्टेनियसली। तो थर्ड स्टेप में उसके बाद अब हमारे पास आयनिक बॉन्ड हो जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो ये ज़्यादा मतलब वर्डिंग वगैरह याद नहीं रखेंगे, बस बेसिक कॉन्सेप्ट जो दे रहे हैं वो याद रखें, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा कि जो Na+ है वो Cl- के साथ दोनों रिएक्ट करेंगे आपस में, कैटाइन और एनाइन, और दोनों आपस में दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कायम हो जाएगी और ये NaCl की फॉर्मेशन कर लेंगे, जो सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट बन जाएगा। अब ये अट्रैक्शन दोनों के बीच में होनी शुरू हो जाएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव का अट्रैक्शन कैटाइन और एनाइन के बीच में। और यहाँ पर जो डेल्टा H रिलीज़ होगा उसकी वैल्यू याद रखेंगे -788 किलोजूल पर मोल। याद है ये हमने पढ़ा था इसको सॉलिड चैप्टर में। अब ये जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है इसको डेल्टा H LE कह सकते हैं। मीन्स ये कौन सी एनर्जी कहलाती है, दिस इज़ कॉल्ड लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी के बारे में मैंने पढ़ा था, इट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ क्रिस्टल्स आर फॉर्म फ्रॉम इट्स गैसियस साइंस। तो ये तो हमारे पास गैसियस साइंस है, ये भी गैसियस साइन है, ये भी गैसियस साइन है, और ये सॉलिड स्टेट में आपके पास NaCl की फॉर्मेशन हो रही है। तो गैसियस आइन की मदद से जब भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्मेशन होती है, 1 मोल ऑफ क्रिस्टल जब भी बनता है, तो इन दैट केस जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम लोग कहते हैं लैटिस एनर्जी, ठीक है। समझ में आ गई बात यहाँ तक। इसके बाद लास्ट एक बात करूँगा मैं आपसे यहाँ पर कि जो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़। जिन कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड होता है, तो जिन कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं। सॉल्ट वगैरह जैसे होते हैं, तो ये हमारे पास अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी यहाँ पर अब हम देखेंगे। अब आयनिक कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, ठीक है ना। 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको पता है ये सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड है तो दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये हमने आयनिक क्रिस्टल्स में ही पढ़ा था ना इनको, तो वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, अगरचे ज़रूरत नहीं है इसको बताने की, आप जानते हैं, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अच्छा, हार्ड होते हैं कि सॉफ्ट? हार्ड होते हैं। मेलेबल होते हैं कि ब्रिटल? तो बिल्कुल सही, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल।
अच्छा ये बताइए कि हाई मेल्टिंग पॉइंट के लो मेल्टिंग पॉइंट? हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा अगली बात ये बताइए कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं कि इनसॉल्युबल? दे आर सॉल्युबल इन वाटर। अच्छा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर आयनिक कंपाउंड हमारा पानी में हल हो जाए, ये डिपेंड करता है लैटिस एनर्जी पर। तो कुछ आयनिक कंपाउंड पानी में डिजॉल्व नहीं भी होते हैं, अगर आयनिक बॉन्ड होता है उसके अंदर, तो लैटिस एनर्जी जिसकी कम होती है वो ज़्यादा सॉल्युबल इन वाटर होती है। कि हमने पढ़ा है उसको सॉलिड के अंदर, मैं रिपीट नहीं करूँगा उस बात को। पाँचवें ये बताइए कि इलेक्ट्रोलाइट होते हैं कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट? तो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बिल्कुल सही बात कही आपने कि इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कि ये इनके मोल्टेन और एक्वा सॉल्यूशन में करंट कंडक्ट करते हैं। कल ही तो पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें पढ़ा है उसके बारे में, समझ गए सारे। तो बस आयनिक बॉन्ड के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसमें देखते हैं बेटा कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल में होता है कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड का और कोई नाम तो होता नहीं है, बस इसका कोवेलेंट बॉन्ड ही कहा जाता है, इसका एक ही नाम कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से ही मशहूर है। अब कोवेलेंट बॉन्ड सबसे पहले तो उसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? इसको डिस्कवर किया जो साइंटिस्ट, उसका नाम था गिलबर्ट न्यूटन लेविस, जिनको हम शॉर्ट में GN लेविस लिखते हैं या सिर्फ लेविस कहते हैं। तो गिलबर्ट न्यूटन लेविस जो है वो उसके डिस्कवरर हैं कोवेलेंट बॉन्ड के। अगली बात क्या याद रखनी है कि वीकर देन आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड के मुकाबले में वीक है, वीकर देन आयनिक बॉन्ड। बट ये ऐसा देखो हमेशा नहीं होता, एक्सेप्शन केमिस्ट्री के बिना, केमिस्ट्री एक्सेप्शन के बिना तो चलती नहीं है ना। अब यही अगर हम दुनिया के सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस की बात करते हैं तो वो क्या है? हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कौन सा दुनिया का? डायमंड है। डायमंड के अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तो यहाँ तो लिख रहे हैं कि वीकर देन आयनिक बॉन्ड है, तो वो तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो एक्सेप्शन है वहाँ पर फिर तो। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, या जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो वीक ही होते हैं आयनिक बॉन्ड से, और कुछ ऐसे होता है जो आयनिक बॉन्ड से भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, डायमंड वगैरह में जो बॉन्ड है, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन आ सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि पत्थर पे लकीर ये बात है, हो सकता है कि कहीं एक जगह पर ये मसला आए इसके अंदर, ठीक है। तो केमिस्ट्री में तो पता एक्सेप्शंस है ही हैं। उसके बाद वीकर देन आयनिक बॉन्ड के बाद अगली चीज़ के ये बॉन्ड किन दो चीज़ों के बीच में बनता है, तो याद रखें ये मेटल इसमें कभी भी नहीं इन्वॉल्व होता, ठीक है। तो ओनली नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, ठीक है। तो फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स, यह हमेशा नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है वो आयनिक जो है वो कह सकते हैं कि जो मेटल्स है वो कोवेलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होता है। अब ये भी जाहिर सी बात है कि एक्सेप्शन आ सकती है इसमें कि बेरिलियम बना लेता है कोवेलेंट बॉन्ड, लिथियम बना लेता है समटाइम कोवेलेंट बॉन्ड। अब आप देखते हैं मतलब हो सकता है RNGX ग्रिग्नार्ड रीजन में मैग्नीशियम बनाया हुआ था कोवेलेंट बॉन्ड R और X के साथ, ये एक्सेप्शन हो सकती है। बट मेजॉरिटी कहते हैं हम नॉन मेटल्स ही बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब 99% केसेस पर। तो लेकिन मैं एक्सेप्शन भी साथ साथ बता दे रहा हूँ कि हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल हो जाए, तो कॉन्सेप्ट ख़राब नहीं होना चाहिए हमारा कि सर यहाँ तो ये उल्टा हो गया। तो वो चूँकि स्मॉल साइज अगर होता है ना एटम का, तो वो ऐसे भी बना लेता है कोवेलेंट बॉन्ड, भले वो मेटल क्यों ना हो, ठीक है। तो ऐसा इस तो बेरिलियम का स्मॉल साइज़ होता है तो वो बना लेते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद तो ये फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल्स, और इसके बाद ये सबसे मेन बात कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो फॉर्म बाय शेयरिंग, और शेयरिंग भी कैसी? म्यूचुअल शेयरिंग, बिल्कुल सबसे मेन बात। फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स जब म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तब जाकर कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। समझ गए यहाँ तक बात आप? कोवेलेंट बॉन्ड की GN लेविस ने उसको डिस्कवर किया, आयनिक बॉन्ड से वीक होता है, नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, और हमेशा म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है दो एटम्स के बीच में, जब इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली शेयर होते हैं। सही क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है। तो इसके बाद फिर अगर हम इस पर डिस्कस करें ना बेटा, तो अब हम इसके टाइप्स देखते हैं, टाइप्स क्या होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। अब कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स को बेटा दो तरह से हम देख सकते हैं, दो तरह से उसके टाइप देखी जाती है। नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिहाज से अलग तरह से होती है, और पोलैरिटी के लिहाज से दो अलग टाइप की होती है, ठीक है।
तो इसके टाइप्स को दो तरह से देखा जाता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पहले टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के लिहाज से जो है वो कितने हमारे पास तरह के कोवेलेंट बॉन्ड आ सकते हैं। तो 3 टाइप्स के आ सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। तो सबको पता है पहले एक हमारे पास फर्स्ट वन के लास्ट दिस इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एक हमारे पास कहलाता है दिस इज कॉल्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और एक हमारे पास कहलाता है दिस इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो 3 तरह के बॉन्ड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जिसको हम इस तरह सिंगल लाइन से शो करते हैं ना भाई, डबल कोवेलेंट बॉन्ड को डबल लाइन से, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को ट्रिपल लाइन से शो किया जाता है, डिनोशन इसकी होती है। अब इसके अंदर एग्जाम्पल हम डाल सकते हैं कई, एक 100+ एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं, क्योंकि इतने कंपाउंड्स हमने पढ़े हैं ज़िंदगी में, केमिस्ट्री जब से पढ़ रहे हैं तो हमें पता भी है कि किसमें सिंगल, किसमें डबल, किसमें ट्रिपल होता है। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम बेसिक एग्जाम्पल लें तो उसमें हमारे पास लाइक बेसिक एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि हाइड्रोजन हो सकता है, H2, हाइड्रोजन में होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, HH, सही है, H2 में, HCl में होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको एक्सप्लेन तो नहीं करूँ मैं, पता है कैसे होता है, बॉन्ड बनाना आता है, ठीक है। अच्छा, Cl2 में हो सकता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, Cl2 में, क्लियर है। इसी तरह से IBr में हो सकता है, IBr, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं, अच्छा ऐसा भी हो सकता है एक कंपाउंड में एक से ज़्यादा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो, जैसे कि वाटर में। अब जब वाटर की बात करेंगे तो वाटर में कितने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। इसी तरह से अमोनिया की बात करेंगे तो अमोनिया में कितने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। इसी तरह से मीथेन की बात करेंगे, मीथेन में कितने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, देयर आर 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एटसेट्रा। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एक कंपाउंड में एक से ज़्यादा भी हो सकता है, समझ गए। क्या ये सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल है? नहीं समझ में आई बात? ये तो पता ही है ना, ये तो मतलब कितनी बेसिक बात है। तो अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड किससे कहते हैं, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं 2 एटम्स के बीच में। अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड में सबसे इजी एग्जाम्पल तो ऑक्सीजन है, O2। जैसे 2 ऑक्सीजन हो गया ना भाई, क्या इनके बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है ना। इसी तरह से बनता है O2। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं O2 के बाद कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें CO2, तो क्या इसमें भी डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है इस तरह से, क्लियर है, सही है। तो हाँ, ऑक्सीजन में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये देखो ये हमारे पास अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं ना, ये हमारा O2 बन रहा है, ये हमारा CO2 बन रहा है, इनके स्ट्रक्चर्स मैं बता रहा हूँ, ये जो लेविस स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा, अब ऑक्सीजन में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है और कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, सॉरी एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड है और कार्बन डाइऑक्साइड में 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है डबल और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मिक्स होकर आ जाए किसी कंपाउंड में, सिंगल भी लगाओ डबल भी लगाओ। जैसे कि अगर हम मिसाल किसकी ले लें, C2H4 की ले लें, क्या होता है, इथीन है ना ये हमारा। अब इथीन की जब बात करते हैं तो हाइड्रोजन, कार्बन, डबल बॉन्ड, कार्बन एंड हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो इथीन में आप देख सकते हैं सारे के सारे सिंगल, एक डबल बॉन्ड है और बाकी 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड भी हो और डबल बॉन्ड भी हो, ठीक है। और ETC और कई सारे हो सकते हैं, मतलब मैं जिससे डिटेल में नहीं जा रहा, आप समझ सकते हैं ना इस चीज़ को। अब एल्कीन में इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन सब बनाऊंगा, कहीं ना कहीं सब में आपको डबल कोवेलेंट बॉन्ड दिखेगा, ऐसा ही है। इसके बाद ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा, जिसमें 3-3 इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली आपस में शेयर होंगे। अब इसमें सबसे इजी एग्जांपल जो हमारे पास होती है वो नाइट्रोजन है ना भाई, NN, ठीक है। अब 2 नाइट्रोजन जो आपस में जुड़ते हैं N2 की फॉर्मेशन करने के लिए, ये हमें पता है दिस इज कॉल्ड, दिस इज कि हमारा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है ना भाई नाइट्रोजन में N2 में। इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन साइनाइड की बात करें HCN,
तो इसमें एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है और एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, ऐसे होता है। HCN, दिस इज हाइड्रोजन साइनाइड या हाइड्रोसायनिक एसिड। इसमें आप देख सकते हैं एक सिंगल और एक हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। इसी तरह से अगर हम इथाइन की बात करेंगे तो इथाइन का स्ट्रक्चर कैसे निकलता है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, दो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। दिस इज इथाइन C2H2, सही है। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जिसमें हमारे पास एक एटम दूसरे एटम से 3-3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा होता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसमें ये जो डॉट्स, ये जो लाइंस बने हुए हैं, ये जो लाइंस हमारे पास आ रहे हैं, तो ये तो हमारे पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है ना। अब जैसे जो सॉलिड लाइन हमारे पास आ रही है, तो ये सॉलिड लाइन क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो शेयर हुआ है। और ये जो डॉट्स जो बना रहा हूँ मैं, ये क्या है, दे आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो नॉन बॉन्डिंग पेयर्स हमारे पास होते हैं, जिन्होंने बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, समझ में आ गए टाइप्स, तीनों टाइप्स पता थे आपको ऑलरेडी। ठीक है, अब हम और टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी। पोलैरिटी के हिसाब से कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स। अच्छा, पोलैरिटी के हिसाब से जब बात किया जाएगा तो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड दो टाइप्स के आ जाएंगे। एक हमारे पास क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड नॉन, पहला कहेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और दूसरा क्या कहलाएगा हमारा, दिस विल बी कॉल्ड एज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बात समझ आ रही है यहाँ तक? तो बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट एक बड़ा वो होता है, सीक्वेंस से चल रहा होता है। ठीक है, उसको सीक्वेंस में याद रखें। तो दो तरह के हैं, एक हमारे पास नॉन पोलर और एक पोलर है। इसी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग जो है वो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं ना, यही हमारे पास कहलाता है प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो हमारा होता है वो प्योर नहीं है, दिस इज इम्प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। चूँकि ये खालिस नहीं है, इसमें 100% कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं है, बल्कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ही हमें क्या देखने को मिलता है, आयोनिक कैरेक्टर। तो जब हम आयनिक कैरेक्टर की बात करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर, तो असल में पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात कर रहे होते हैं। तो अभी मैं समझाता हूँ कैसे आयनिक कैरेक्टर आता है इसके अंदर है। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आ रहा होता है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो आसान वाला देख लें, तो नॉन पोलर जो बहुत बेसिक है, जो सबको पता है ऑलरेडी। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा, दिस इज़ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, अभी मैं सिर्फ दो आइटम्स को रखकर बात करूंगा सिर्फ। ठीक है, पॉलीएटॉमिक की बात मैं उस वक्त करूंगा जब मैं आपको यहाँ पर ये डायपोल मोमेंट बताऊंगा। तो अभी फिलहाल मैं उस पर नहीं जा रहा, वरना वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा टॉपिक। तो पोलैरिटी के जो डिटेल की डिस्कशन है ना, वो डायपोल मोमेंट में जाकर होगी। तो वो उसका मेन टॉपिक डायपोल मोमेंट है। सही है, अभी मैं फिलहाल थोड़ा सा बेसिक एक आपको पॉइंट बता देता हूँ। ठीक है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि जिसमें देयर इज़ नो पोलैरिटी, तो पोलैरिटी नहीं होती। नो पोलैरिटी उसका मतलब क्या, नो चार्जेस, कोई चार्जेस इसके अंदर नहीं होते, कोई पोल नहीं होता, तो नॉन पोलर। सिंपल सी बात है। और बनता कैसे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर्म बिटवीन टू सेम एटम्स। अगर दो एटम्स की बात करते हैं, फॉर्म बिटवीन टू सेम एटम्स, दो सेम एटम्स जब भी बॉन्ड बनाएंगे तो उनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास कहलाएगा। दो सेम एटम्स के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो हमारा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जब भी बनता है तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन बॉन्डेड एटम मस्ट बी इक्वल टू 0। 0 के बराबर होती है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चूँकि दो सेम एटम है, दोनों का डिफरेंस 0 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब फॉर एग्जांपल, मिसाल अगर हम ले इसमें अगर मैं एग्जांपल की बात करूं यहाँ पर, तो अगर मैं डिफरेंट आपको यहाँ पर बॉन्ड्स बनाकर शो करूं, जैसे कि मैं H2 का बॉन्ड बना लूँ, इसी तरह से Cl2 का बॉन्ड बना लूँ, इसी तरह से अगर मैं Br2 का बॉन्ड बना लूँ, इसी तरह से मैं अगर I2 का बॉन्ड अगर मैं बना लूँ, या ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना लूँ, या नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना लूँ, एट्सेट्रा। ये सारे बॉन्ड्स आप देख सकते हैं दो सेम एटम के बीच में बन गए। दीज ऑल बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन टू सेम एटम्स।
होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल्स है ना सारे ये, चूँकि 2 सेम एटम्स हैं। अब इन सब में आप देख सकते हैं कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उनका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द सेंटर, दोनों के इन बिटवीन हमारे पास रहेगा जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चूँकि दोनों की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी सेम है, इसकी 2.1 है, इसकी भी 2.1 है, इसकी 3.5 है, इसकी भी 3.5 है, ठीक है। अब चूँकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी सेम है, सबके सेम है, तो जब हम दोनों डिफरेंस ऑफ अगर माइनस करेंगे तो 2.1 माइनस 2.1 0 के बराबर आ जाएगा, ये भी 0 के बराबर आ जाएगा, सबका डिफरेंस 0 के बराबर आएगा। इस वजह से अब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में से किसी के पास नहीं जाएगा, तो न दोनों में से किसी के ऊपर चार्ज नहीं आ जाएगा, हर जगह चार्ज 0 रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ये बॉन्ड हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जहाँ पर हमारे पास पोलैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है या पोल्स नहीं पाए जाते, ठीक है। और इसी को हम लोग कहते हैं प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि उसमें हकीकी मायनों में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही होती है। क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, चूँकि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आप देख सकते हैं वो दोनों के इन बिटवीन, दोनों के बीच में मौजूद है ना, शेयर्ड पेयर दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों सेम ताकत से इसको खींच रहे हैं, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के इन बिटवीन मौजूद है। दैट्स वाई ये नॉन पोलर बनता है या फिर ये प्योर कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास बनता है। लेकिन याद रखिएगा कि ये 2 एटम्स के अलावा भी हो सकती है, 3 एटम और 4 एटम में भी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, लेकिन वहाँ पर फिर सेम और डिफरेंट की बात नहीं करते हैं, वहाँ पर उसका जो स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, उसकी बात करते हैं। तो वो आगे डायपोल मोमेंट में मैं आपको बताऊँगा, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है थोड़ा, वो सही है। बात समझ में आ गया यहाँ तक, नॉन पोलर तक, ठीक है। बट नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अभी जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास है, ठीक है, अब ये कौन सा बॉन्ड होता है, तो इट कंटेन्स, इट हैज़ चार्जेस, इट हैज़ पोल्स, इसमें पोल्स होंगे, या हम कह सकते हैं इट हैज़ पोलैरिटी, या हम कह सकते हैं कि इट हैज़ चार्जेस, इनमें चार्जेस होंगे, ठीक है। और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो होगा हमारे पास, उनमें चूँकि चार्जेस होंगे, और जब चार्जेस होंगे तो और वो चार्जेस किस तरह से, प्लस पार्शली और माइनस पार्शली, पार्शल चार्ज इस तरह से होते हैं ना भाई, पार्शल प्लस पार्शल माइनस। तो चूँकि चार्जेस आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि इट हैज़ आयनिक कैरेक्टर, इसमें हमारे पास, इन्हीं के अंदर हमारे पास क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर आता है। किस वजह से, ड्यू टू चार्जेस, चूँकि चार्जेस हैं तो आयनिक कैरेक्टर आ रहा है। चूँकि आयनिक बॉन्ड में भी चार्जेस आते हैं प्लस माइनस, इसमें भी प्लस माइनस चार्जेस आते हैं, लेकिन वो पार्शली आते हैं, ठीक है। अगली बात ये कि ये हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इम्प्योर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। तो इट इज़ इम्प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, ये इम्प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है, क्यों भाई, ड्यू टू पार्शियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चूँकि आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और जो शेयर्ड पेयर होगा वो दोनों एटम्स के इन बिटवीन रहेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है, एक एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एक एटम जो अपनी तरफ खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है शेयर्ड पेयर को, और इसी वजह से जो है वो हमें लगता है जैसे शेयरिंग हो रही है, एक तरफ मतलब पार्शियल ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं, पार्शियली ट्रांसफ़र हो रहा है। इसी वजह से हम कहते हैं कि उसके अंदर एक आयनिक कैरेक्टर आ रहा है, ये इम्प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है। क्योंकि इसमें 50 मतलब इसमें अंदर देख लेते कि कुछ परसेंटेज इसमें कोवेलेंट बॉन्ड की और कुछ परसेंटेज इसमें आयनिक बॉन्ड की, 100% ये कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास नहीं है। और ये बनता कैसे, तो इट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन 2 डिफरेंट एटम्स, ये 2 डिफरेंट एटम्स के बीच में बन रहा होता है, 2 अलग अलग एटम्स होता है, हेट्रोडायटॉमिक मॉलिक्यूल जो होता है उनके अंदर ये हमारा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और अगली बात के जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन बॉन्डेड एटम, ये क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 0 होती है तो सूरत में तो वो नॉन पोलर है, और अगर 0 से ज़्यादा है तो वो पोलर है। अच्छा, 0 से ज़्यादा हो बट लेस देन 1.7, लेकिन 1.7 से कम भी हो, चूँकि 1.7 से भी बढ़ जाएगा तो आयनिक बॉन्ड हो जाएगा, फिर वो कोवेलेंट रहेगा ही नहीं, सही है। तो 0 से ज़्यादा, 1.7 से कम होनी चाहिए डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन बॉन्डेड एटम्स, ये भी याद रखिए, काम की बात है। अब अगर हम इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक मिसाल ले लेते हैं, HCl के बीच का बॉन्ड बनाते हैं, बड़ा आसान बॉन्ड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इसके बीच में मौजूद है,
अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है बेटा 2.1, क्लोरीन की कितनी है 3.5। ठीक है, तो अगर आप 3.5 में से 2.1 माइनस करें कितना आएगा 1.3। कितना आ रहा है 1 पॉइंट, तो 1.7 से कम आ रही है वैल्यू ये, और 0 से ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब ये हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। अब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना, जिसमें हाइड्रोजन ने अपना एक और क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा, वो क्या करेगा, क्लोरीन इसको अपनी तरफ खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को, तो उससे क्या होगा Cl पर हमारा पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, एक डायपोल हमारे पास इस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमने देख ली, और एग्जाम्पल्स में कई एग्जाम्पल्स हम इसमें लिख सकते हैं, मतलब बेसिक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी। अच्छा, और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि जो आयनिक कैरेक्टर है, जो आयनिक कैरेक्टर आता है इन कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर, तो आयनिक कैरेक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज़्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर उस कंपाउंड के अंदर आएगा। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर, एक क्वेश्चन लिखता हूँ और मैं कहता हूँ आपसे कि विच हैज़ मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर, बताइए कौन से मॉलिक्यूल में आयनिक कैरेक्टर जो है वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर होगा। और मैं आपको 4 ऑप्शन दे दूँ, एक दे दूँ मैं आपको HF, एक दे दूँ HCl, एक दे दूँ HBr और एक दे दूँ मैं आपको HI। जिसमें बताइए मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर किस में पाया जाएगा, जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसमें सबसे ज़्यादा है HF में सबसे ज़्यादा आएगा, तो HF हमारा जो है वो सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर रखेगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs होता है जब हम उसमें पूछते हैं कि वो तो मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर किसका है, तो वो मतलब इनमें सबसे ज़्यादा बड़ा चार्ज डेवलप होगा बनिस्बत बाकियों के। बाकी भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन जो कैरेक्टर ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा वो HF का होगा। मान लेते हैं कि ये 10% आयनिक कोवेलेंट कैरेक्टर रखेगा, 90% समझ जाओ कि ये आयनिक कैरेक्टर रखेगा इस डिफरेंस की वजह से। तो आयनिक कैरेक्टर की परसेंटेज इसमें ज़्यादा हो जाएगी। समझ गया सब? तो ये तो हमारे पास बात होगी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की। तो हमने देखा कि पोलैरिटी के हिसाब से 2 तरह के बॉन्ड हमारे पास होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, एक पोलर होता है और एक नॉन पोलर होता है। तो उसे समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छा, अब इसमें अगर हम एक चीज़ देखते हैं, लाइक प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स की हम प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर देख लेते हैं। अब ये आयनिक कंपाउंड से रिवर्स जाएंगे ना, उल्टी जाएंगे। अब आयनिक कंपाउंड सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते थे, ये मोस्टली हमारे पास क्या होते हैं, लिक्विड्स और गैसेस होते हैं, है ना भाई। सो दे आर मोस्टली liquids and gases, or they may be soft solids, है ना भाई। सॉफ्ट सॉलिड्स भी हो सकते हैं, वैसे मोस्टली लिक्विड्स या गैसेस में आपको मिलेंगे जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे। दूसरी चीज़, अब जाहिर सी बात है हार्ड तो होंगे नहीं, तो दे आर सॉफ्ट। तीसरी चीज़ कि अब क्या मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसी हो जाएगी, लो मेल्टिंग पॉइंट होगी, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। अगली बात, जब हम सॉलेबिलिटी की बात करेंगे, अच्छा इसकी सॉलेबिलिटी डिपेंड करेगी 2 चीज़ों पर। आप लाइक डिजॉल्व लाइक का रूल लगेगा सॉलेबिलिटी के लिहाज से। तो हाँ पोलर, हाँ बिल्कुल, पोलर कंपाउंड्स, जो पोलर कंपाउंड्स होंगे वो क्या होंगे, आर सॉलेबल इन वाटर। इसके पोलर कंपाउंड वाटर में सॉलेबल हो जाएंगे, जैसे कि आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो पानी में डिजॉल्व हो जाएगा। पोलर कंपाउंड्स आर सॉलेबल इन वाटर, बट नॉन पोलर कंपाउंड्स आर इनसॉलेबल इन वाटर, वो पानी में डिजॉल्व नहीं होंगे ना भाई। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल नॉन पोलर होगा, अल्केन है तो पेट्रोल पानी में डिजॉल्व नहीं होगा, बट आर इनसॉलेबल इन वाटर एंड सॉलेबल इन, लेकिन सॉलेबल किस में हो जाएंगे, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। बेंजीन में डिजॉल्व करना चाहोगे तो हो जाएगा। समझ में आती है बात ही आपको, ठीक है। तो हम इसमें डायरेक्टली नहीं कह सकते कि इनसॉलेबल इन वाटर होता है, मतलब आयनिक कंपाउंड में तो एक मेजॉरिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होती है।
बड़ी तादाद में, चंद एक हाई लैटिस एनर्जी वाले डिजॉल्व नहीं हो रहे होते हैं। लेकिन आयनिक कोवेलेंट कंपाउंड में 50-50 का रेशियो है, आधे कोवेलेंट कंपाउंड डिजॉल्व होता है और आधे ही नहीं होते। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते इनसॉल्युबल, ये 50-50 है, तो हमें दोनों एक्सप्लेन करना पड़ जाता है। लेकिन आयनिक में तो आप 99% केस में आप देख रहे हो तो डिजॉल्व हो रहा होता है पानी में, आयनिक कंपाउंड जो होता है। ठीक है, पांचवी बात अगर हम इसकी बात करें, इसकी सॉल्युबिलिटी के बाद इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो मोस्टली नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ज़्यादातर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मोस्टली। तो बेटा ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी कि उसकी ये कोवेलेंट कंपाउंड्स की, ठीक है, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। या तो कोई मसला? हाँ वही बात है ना, मोस्टली तभी तो मैंने लिख दिया। अब जो HCl है वो इलेक्ट्रोलाइट है, जो पोलर है उसमें वो इलेक्ट्रोलाइट होंगे, तो मैं उसको चलो चेंज कर देता हूँ, आप छोड़ो उसको, कॉन्सेप्ट आप पे ख़राब ना हो जाए। चलो, तो जिसके पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे HCl वगैरह इलेक्ट्रोलाइट है ना भाई, तो उसके पोलर कंपाउंड्स हमारे इलेक्ट्रोलाइट हैं और नॉन पोलर कंपाउंड्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं। ठीक है, अब सही हो गई। तो अब ये तो हमारे पास हो गए यहाँ पर इसमें प्रॉपर्टीज़ जो है ना इनकी कोवेलेंट कंपाउंड्स की। अच्छा, मैं आपको इसमें ना पोलियोटॉमिक के बता देता हूँ, पोलैरिटी किस तरह से निकालते हैं। तो उसके बाद डायपोल मोमेंट, तो फिर बल्कि डायपोल मोमेंट की बात तो नहीं होगी, वो तो बात की बात है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास बचा हुआ है ना, वो भी तो पढ़ना है। तो पहले मैं आपको पोलैरिटी में थोड़ी सी और डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि देखो बेसिक आसान सी बात है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने, पता नहीं बच्चों ने कमेंट्स में कहा था कि पोलैरिटी उनको समझ में नहीं आती, तो उन्होंने कहा था सर इसको बता दें, तो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। अक्सर मैं कमेंट्स तो रीड आउट कर रहा होता हूँ, उसको जितने कमेंट्स होते हैं यूट्यूब पर अक्सर जो मेरे आ रहे होते हैं उसको मैं रीड आउट कर रहा होता हूँ, लेकिन वही कि रिस्पॉन्स नहीं दे सकता, सवाल का जवाब नहीं दे सकता। उसके अंदर आपने पूछा कि सर ये क्यों हो रहा है ऐसा, तो मैं आपको तो क्लासरूम में तो मैं दे सकता हूँ इस जवाब को, लेकिन मैं यूट्यूब पर नहीं दे सकता कमेंट्स के अंदर, चूँकि वो बहुत बड़ी तादाद होती है जो वहाँ पर होती है, मेजॉरिटी। तो वो मैं माजरत भी करता हूँ उसके लिए, अब क्या करूँ, टाइम नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज भी होता है कि सर हमें जवाब नहीं दे रहे हैं और सर इग्नोर कर रहे हैं। थोड़ा बच्चे सेंसिटिव टाइप के भी होते हैं ना, वो समझ लेते हैं सर इग्नोर करें, तो इग्नोर क्या मतलब पॉसिबल नहीं है। अब बहुत सारे, मैं तो मेरे तो बहुत कम ही लोग हैं ना, बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, लोग कितने कमेंट कर रहे होते हैं जाकर उनको, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अब एक वो पोस्ट डालेंगे और 1 सेकंड में 1000 कमेंट हो जाएंगे। अब वो बेचारा नहीं कर सकता ना, वो सबको कैसे करेगा। Q&A सेशन, तो उसके लिए टाइम चाहिए ना बेटा। मैं उसको अगर रखूँगा तो ये क्लास ख़त्म हो जाएगी। या तो मैं फिजिकल पढ़ाऊँगा या मैं ओवरऑल ऑनलाइन पे शिफ्ट होऊंगा, मैं दोनों एक साथ नहीं कर सकता। वह ऐसी बात है, इंसान है ना, एक वक्त में एक ही काम हो सकता है। और मुझे फ़िज़िकल खुद पसंद आती है, दैट्स वाई मैं फ़िज़िकल क्लासेस ले रहा होता हूँ। ऑनलाइन में इस हद तक मुझे ऑनलाइन पसंद है कि मैं यूट्यूब पर लेक्चर डाल दूँ, बस इससे ऊपर मुझे ऑनलाइन पसंद नहीं है। ठीक है, बस यही है। काफ़ी सारे टीचर्स कहते हैं कोलैबोरेशन वगैरह करने के लिए, लेकिन मैं नहीं कर पाता उसमें, मुझसे होता ही नहीं है। बड़े बड़े यूट्यूब के चैनल जिनके बने हुए वो व्हाट्सएप करते हैं कि सर आ जाएँ हमारे साथ मिलकर काम करें, ऑनलाइन पढ़ाएंगे। मुझे तो नहीं भाई, क्या करें, मुझे मज़ा ही नहीं आता, क्या करूँ। मैं पढ़ाता हूँ मज़े के लिए, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है। पैसे का क्या रिस्क तो अल्लाह ताला को देना है ना, वो कहीं से भी दे देगा, घर बैठूँगा तो भी दे देगा, है ना। पत्थर में मौजूद कीड़े को दे रहा है जब, तो मुझे तो देगा ही देगा, मेहनत करूँगा तो वो तो मिल ही जाएगा। पैसे तो कहीं से भी मिल जाते हैं, जितना नसीब में लिखा है, अल्लाह ने लिखा है वहाँ से तो मिल ही जाना है आपको, आसान सी बात है। हाँ, लेकिन है कि जो काम आप कर रहे हैं ना, जो करियर आपने अपना, उसमें आपको मज़ा आना चाहिए। अगर आप उसमें मज़ा नहीं आता तो आप स्ट्रेस डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। तो मैं तो मज़े के लिए करता हूँ ये, मुझे मज़ा आता है इसको करने में। अपनी कौम को एजुकेट करके, उनको पढ़ा कर एक पाकिस्तान को मैं बेहतर पाकिस्तान देख रहा होता हूँ, चूँकि हम कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बेहतर बनाने में अपना काम कर रहे हैं। भले स्मॉल अमाउंट में, मतलब हमारे एक के करने से कुछ नहीं होता, बट एक अपना एक हिस्सा डाल रहे हैं। और बहुत डायरेक्टली, चूँकि स्टूडेंट्स आर द कंस्ट्रक्टर्स ऑफ नेशन, अगर हम स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं तो उसका मतलब जाहिर सी बात है कि वो तो आगे जाके बहुत कुछ कर सकता है। बाकी लोग भी हैं जो कंपनी में काम कर रहे हैं, जो बैंक में काम कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं कंट्री के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसकी इकोनॉमी में। लेकिन हम समझते हैं टीचर्स डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन करते हैं कंट्री के लिए, ठीक है, तो वो एक मैंटेलिटी को, सिस्टम को चेंज करने की बात करते हैं, साइकी को चेंज करते हैं। इसलिए टीचर के पास एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज़ के लिए। आसान सी बात है कि हम ऐसी चीज़ कन्वे करें
जो आपके लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आए, ना कि आप ज़िंदगी को नेगेटिव की तरफ लेकर चले जाएँ। तो एक जो अल्फाज कह रहे हैं वो अल्फाज की अहमियत है, टीचर की कही हुई एक बात बहुत अहमियत की हामिल है, तो उसको सोच कर बोलना पड़ता है क्लास में हम बोल क्या रहे हैं। ऐसी बात तो नहीं करें जिससे बच्चे का जहन ख़राब हो जाएगा या फिर वो नेगेटिव वे पर सोचेगा, आसान सी बात। चलो भाई, तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आखिरी बात मैं आपको करूँगा मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। अब मॉलिक्यूल्स जो है ना बेटा, मॉलिक्यूल्स आपको पता है क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। एटम्स को कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूल बनता है। अच्छा, मैंने एक नई चीज़ इसमें सीखी है कि ज़रूरी नहीं है कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स हो। एक चीज़ मैं अक्सर मैं पढ़ता था, मुझे लगता था ये गलत लिखी होती केमिस्ट्री की बुक में, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये आपने कभी सुना है उसके बारे में? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जो एक एटम पर मुश्तमिल हो। अब मैं बड़ा इसमें कंफ्यूज रहता था, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब मैं कहती मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को तो डेफिनेशन ही यही मैंने बचपन से पढ़ी है, ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स हो, यही पढ़ी है ना भाई। लेकिन जब आप इन डेप्थ अगर सर्च करोगे ना गूगल पे जाकर, तो वहाँ आपको बताएगा कि एक एटम वाला मॉलिक्यूल भी होता है, और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन वो बताएगा कि एक ऐसा पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके वो कहलाएगा मॉलिक्यूल। एटम्स जो है ना वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते कभी भी, एक एटम आपको कहीं भी अलग से नहीं मिल सकता। हाँ, अगर किसी और, लेकिन जो पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली वो मॉलिक्यूल है। और जो नोबल गैसेस है ना, उनका एक एटम भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, इसलिए उसको मॉलिक्यूल कहा जाता है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मतलब ये मुझे एक, मैं 15 सालों बाद मुझे पता लगा पढ़ाते हुए कि यार वो भी एक मॉलिक्यूल है, चूँकि कॉन्सेप्ट नहीं है ना, चूँकि 99% लोगों को यही डेफिनेशन करते हैं मॉलिक्यूल्स की, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। और मुझे कई सालों के बाद ये सीखने को मिला, और मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ जब मुझे कुछ सीखने को मिलता है कि यार ये भी ऐसा भी हो सकता है, कि कॉन्सेप्ट अच्छा हो गया ना जो पहले ख़राब था। तो लेकिन हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन की ही बात कर रहे हैं। हाँ बेटा, सारे नोबल गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। सर्च करना आपको पता लग जाएगा इसके बारे में। तो मॉलिक्यूल्स हमारे पास जो होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स, मेजर मॉलिक्यूल्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास जो है वो एक कहलाता है हमारे पास डायटॉमिक मॉलिक्यूल। बस जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं, फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। डायटॉमिक मॉलिक्यूल, और एक हमारे पास होता है दिस इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, अब क्या डिफरेंस इन दोनों के अंदर, कि डायटॉमिक मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें सिर्फ दो एटम्स हो, दो एटम से मिलकर बने, ठीक है। तो 2 एटम से मिलकर बनने वाला डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होगा, जिसमें मोर देन या ग्रेटर देन 2 एटम्स, 2 एटम से ज़्यादा अगर होंगे तो पॉली एटॉमिक। अब वो ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, पेंटा एटॉमिक कुछ भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा एटम से मिलने वाला मॉलिक्यूल। तो मसला मोनो मैंने लिखा ही नहीं था, असल में उसमें पोलैरिटी नहीं आएगी ना, अकेले एटम में कहाँ से चार्ज आएगा। यहाँ पर मैं पोलैरिटी के लिहाज से बात कर रहा हूँ, तो मुझे ये 2 लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अब डायटॉमिक मॉलिक्यूल की जब बात करते हैं ना, डायटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर फिर फर्दर हमारे पास 2 कैटेगरीज बन जाती हैं डायटॉमिक के अंदर। एक हमारे पास क्या कहलाता है, वन इज कॉल्ड होमो डायटॉमिक मॉलिक्यूल, समझ गए। और क्या कहलाता है, हेट्रो डायटॉमिक मॉलिक्यूल। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। होमो डायटॉमिक मॉलिक्यूल बिल्कुल सही, अगर 2 सेम एटम्स हैं तो दिस इज होमो डायटॉमिक मॉलिक्यूल। और अगर 2 डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है, 2 डिफरेंट एटम्स, तो सूरत में हीट्रो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स ही होंगे। तो अब जैसे होमो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं हमारे पास, H2, Cl2, O2, N2, F2, Br2, क्या ये सारे हमारे पास होमो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये सारे के सारे जो होमो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं, याद रखना ये है कि ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, पोलर के नॉन पोलर। अभी पढ़ाया मैंने आपको, नॉन पोलर होते, ठीक है, पोलैरिटी नहीं आएगी उसके अंदर। और हेटेरोडायटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर लें, जैसे कि हम HF की बात कर लें, HCl की बात कर लें, HBr की बात कर लें, HI की बात कर लें, और भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास कैसे हो जाएंगे, दे आर, तो ये हमारे पास हो जाएंगे पोलर। तो ये बात तो मैंने ऊपर भी आपको बता दी अभी, इसमें तो कोई मसला था भी नहीं। मेन मुझे बताना है आपको ये कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर हम कैसे चेक करते हैं पोलैरिटी।
कि अगर मल्टीपल एटम्स है तो हमें कैसे पता कि वो पोलर है कि नॉन पोलर है। अब पोलियोटॉमिक मॉलिक्यूल जो है ना, इनको फर्दर फिर हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अब सिंपल ट्रिक है, उस ट्रिक को याद रखना पड़ेगा आपको। पोलियोटॉमिक मॉलिक्यूल में दो कैटेगरी में, ठीक है। एक में ऐसा हो सकता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम। ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल एटम में क्या हो बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, ठीक है। अगर सेंट्रल एटम में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे कोई पोलियोटॉमिक मॉलिक्यूल, मैं आपको दिखाता हूँ चंद एक बनाकर यहाँ पर। जैसे कि अगर मैं वाटर बनाऊँ, क्या ये इस एग्जाम्पल पे पूरा उतर रहा है? पोलियोटॉमिक है और सेंट्रल एटम में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से अमोनिया की बात करते हैं, NH3 की बात करते हैं, तो ये भी इस एग्जाम्पल में पूरा उतर रहा है अमोनिया। इसमें भी हमारे पास जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। CO2 नहीं हो सकता, सेंट्रल एटम में लोन पेयर नहीं है। अब अगर ये सिनेरियो आ जाए कि हमारे पास पोलियोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो जिनमें सेंट्रल एटम में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, तो सूरत में पता है ये क्या होते हैं? दे ऑल आर पोलर। फिर ये पोलर कंपाउंड्स होते हैं। दैट्स वाई वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, अमोनिया एक पोलर सब्सटेंस है। पोलैरिटी होने की वजह यही है कि इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम में, ठीक है। अच्छा, मैं अभी सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल की बात नहीं बता रहा इसमें, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे आपको लॉजिक बता रहा हूँ जो हर कंपाउंड पे एप्लीकेबल हो जाएगा। वरना और भी बुक में लिखा होता है सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल, मैं उसके ऐसे नहीं बता रहा, तो उसमें आप फंस सकते हो, ठीक है, या मैं आपको फंसा सकता हूँ कहीं ना कहीं उसके अंदर। लास्ट है कि अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, आखिरी बात कर रहा हूँ कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एब्सेंट इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हो जाए, हो ही ना। अब इस केस में ये नहीं कहना कि अब ये नॉन पोलर हो गया, ऐसा नहीं है। अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो अगर, तो अब इसके अंदर फिर फर्दर इसकी 2 कैटेगरी आती है। अब मॉलिक्यूल या तो हमारे पास होगा कैसा, सिमेट्रिकल, या मॉलिक्यूल हमारे पास कैसा होगा, एसिमेट्रिकल या नॉन सिमेट्रिकल। जैसे ज़रा देखिएगा कि अगर मैं यहाँ मीथेन बना लूँ एग्जाम्पल में इसमें, ठीक है, देखिए एग्जाम्पल मीथेन बना तो CH4। तो अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल में मीथेन बना लूँ, CH4 बना लूँ, तो पहली बात तो ये पोलियोटॉमिक मॉलिक्यूल तो है, पोलियोटॉमिक मॉलिक्यूल है, सेंट्रल एटम में लोन पेयर भी नहीं है, और मॉलिक्यूल भी सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल थोड़ा बीच से कट करेंगे तो जो लेफ्ट में वही राइट में। अच्छा, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बनाता हूँ। अच्छा, ये तो हमारा क्या बन गया, दिस इज़ मीथेन। मीथेन बनाया ना बेटा मैंने ये। अब यहाँ एक मॉलिक्यूल बना तो कार्बन, फिर 3 तरफ यहाँ पर हम Cl ले लेते हैं और एक तरफ हाइड्रोजन ले लेते हैं। ये हो गया CHCl3। ये कौन सा कंपाउंड बना, दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म बना है। अब यहाँ पर देखिए, इस कंपाउंड को ज़रा देखना पड़ेगा गौर से। इस कंपाउंड को देखिए ज़रा कि क्या ये भी पोलियोटॉमिक मॉलिक्यूल है? पोलियोटॉमिक है, बिल्कुल सही, पोलियोटॉमिक है। सेंट्रल एटम में लोन पेयर है? नहीं है। अब अगर इस मॉलिक्यूल को हम बीच से कट करेंगे तो एसिमेट्रिकल है, ठीक है। अब जो मॉलिक्यूल हमारा इस तरह से आएगा, लोन पेयर नहीं होगा और मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा, तो ये कंपाउंड हमारे पास पता है कैसा होगा, नॉन पोलर। और लोन पेयर नहीं होगा लेकिन मॉलिक्यूल अगर हमारा असिमेट्रिकल हो, तो उस सूरत में कैसा मॉलिक्यूल होगा हमारा, पोलर। तो समझे इस बारे में। कहने का मकसद है कि जब हम पोलियोटॉमिक मॉलिक्यूल लेते हैं ना, तो इतना आसान नहीं होता उसके पोलैरिटी को जज करना, इसलिए अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि पोलर है कि नॉन पोलर है। तो मेन चीज़ ये कॉन्सेप्ट है। डायटॉमिक में तो कोई भी बता देता है, बच्चा बता देगा कि ये पोलर है कि नॉन, लेकिन इसमें फंस जाते हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं कि यार वाटर कैसे, वाटर में तो अलग अलग एटम है, तो ये मतलब वाटर कह रहे हो CO2 फंसते, पता है क्या, जब कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। अब अगर CO2 आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ गई, CO2 आ गया। अब ज़्यादातर बच्चे इसको CO2 को क्या बोल रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को CO2 को, ये क्या होता है, पोलर होता है। कहते हैं H2O जब पोलर है तो CO2 भी पोलर है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे ना, तो ये आप कार्बन पे लोन पेयर नहीं है, और जब यहाँ पर इसको कट करेंगे तो ये सिमेट्रिकल है। इस बिहाफ पे ये नॉन पोलर, इस वाले कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर, ना कि हम सेम और डिफरेंट एटम की बात इसमें भी लागू कर दें। क्लियर है, बात समझ में आ गए?
लिख लें बस, ये हो गया।